सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 2, and it is only for class 9 students. It has taken from the subject Social Science History, and we will learn and understand the chapter number 1, the French Revolution, in this worksheet, and will also discuss the topic causes of the French Revolution and its बिगनिंग। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वर्कशीट में एक बार फिर से हम चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री द फ्रेंच रेवोल्यूशन को ले रहे हैं, जिसमें हम किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे या डिस्कशन करेंगे, वो टॉपिक है कॉजेज़ ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड इट्स बिगनिंग। देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से आप समझिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये 5 और 3 मार्कर क्वेश्चन अक्सर आता ही रहता है। सो let's start and understand with me. Causes of French Revolution. देखिए, बहुत सारे कॉज थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के, क्योंकि रेवोल्यूशन कभी भी एक दिन में नहीं होता, उसके लिए बहुत सारे कंडीशंस रिस्पॉन्सिबल होती हैं, बहुत सारे कॉजेज़ रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिससे कोई रेवोल्यूशन होती है। तो सबसे पहले है सोशल कॉजेज़। सोशल कॉजेज़ क्या थे? जैसा कि हमने लास्ट वर्कशीट में भी थोड़ा बहुत समझा था कि जो फ्रेंच सोसाइटी थी, it was divided in 3 estates। तो ये सबसे बड़ा था कि सोशल डिवीजन हो रखा था, और जो सारा का सारा टैक्स पे कौन करता था? 3rd एस्टेट के लोग करते थे। देन बर्थ प्रिविलेजेस। फर्स्ट 2 एस्टेट्स को बर्थ प्रिविलेजेस थे कि उन्हें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। तो ये सोशल कॉजेज़ थे। इसके बाद पॉलिटिकल कॉजेज़ क्या थे? वीक रूलर्स, यानी जो लुई 16 था वो एक वीक रूलर था, उसकी जो पॉलिसीज़ थी, जैसे अभी आगे हम समझेंगे कि पुअर पॉलिसीज़ ऑफ लुई 16, जो उसकी पॉलिसीज़ थी वो अपने जो पूरे उस राज्य था उसको वो संभाल ही नहीं पा रहा था, और वो हमेशा टैक्स इम्पोज कर देता था। हर मुश्किल को वो कैसे सॉल्व करता था? टैक्स इम्पोज कर देता था। तो इस कारण से जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, क्योंकि लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा बढ़ गया था। फिर इकोनॉमिक कॉजेज़। इकोनॉमिक कॉजेज़ क्या थे? एम्प्टी ट्रेजरी। जब लुई 16 किंग बन रहा था तो उस समय उसने देखा कि उसका जो ट्रेजर था वो एम्प्टी हो चुका था, क्योंकि उस जो बूर्बो डायनेस्टी के किंग्स थे वो बहुत लग्जूरियस लाइफ स्पेंड करते थे। इसके कारण जो उनका ट्रेजर था वो एम्प्टी हो गया था। वार डेप्ट था। वार डेप्ट कैसे था कि फ्रांस अमेरिका की 13 कॉलोनीज़ को फ्रीडम दिलाने के लिए उसका साथ दे रहा था, जिससे उसके ऊपर 1 to 2 बिलियन लिवरे का डेप्ट हो गया था। लिवरे उस समय की फ्रांस की करेंसी थी। फिर सब्सिस्टेंस क्राइसिस ड्यू टू बैड हार्वेस्ट, और फसल ख़राब हो जाने के कारण कीमतें बढ़ जाने, जो ब्रेड थी उसकी जो कॉस्ट थी वो बढ़ गई थी, जिससे लोगों के सामने सब्सिस्टेंस क्राइसिस हो रहे थे, जीवन जीना उनका बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। नेक्स्ट इज़ रोल ऑफ फिलोसोफर्स विच इज़ सो इम्पॉर्टेंट। ये अक्सर एग्ज़ाम में आता भी है। देखिए, फ़िलोसोफर्स कौन होते हैं? जो अपने ओपिनियंस, अपने जो भी उनके आइडियाज़ होते हैं उसको वो बुक के थ्रू पब्लिश करते हैं, और ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। तो उस समय के जो फ़िलोसोफर्स थे फ्रांस के, दे इग्नाइटेड पीपल माइंड अगेंस्ट प्रिविलेजेस बाय बर्थ। उन्होंने लोगों को जो बाय बर्थ प्रिविलेजेस मिलते थे फर्स्ट 2 एस्टेट्स के लोगों को, उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट लोगों को उन्होंने जो है एक तरह से अवेयर किया। प्रेजेंटेड अ मॉडल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन लिबर्टी एंड इक्वालिटी। उन्होंने ही लोगों को लिबर्टी और इक्वालिटी बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन का एक आइडिया दिया कि ऐसा होना चाहिए, जो कि डेमोक्रेसी से मिलता जुलता था। एंड देन इमीडिएट कॉजेज़। इमीडिएट कॉजेज़ क्या थे कि प्रपोजल ऑफ इंक्रीज इन टैक्स इन 1789 में लुई 16 ने क्या किया? एक प्रपोजल किया कि टैक्स को इंक्रीज़ कर दिया जाए। तो ये इमीडिएट कॉज था, जिससे लोगों के अंदर बहुत ही ज़्यादा वो जो एंग्री हो गए। इससे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ।
Then in insistence of Louis XVI on state-wise voting in स्टेट जनरल, जब स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई तो उसमें लुई 16 ने स्टेट वाइज वोटिंग करने के लिए कहा, जबकि जो थर्ड स्टेट था वो डिमांड कर रहा था कि पर्सन वाइज वोटिंग होनी चाहिए। इसलिए जो लुई 16 था उसने इस बात को बिल्कुल मना कर दिया था। तो ये भी एक इमीडिएट कॉज था। देन विल मूव ऑन बिगनिंग ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ? On 5th May 1789, Louis XVI called together the meeting of Estates General to impose new tax। हर बार की तरह लोगों पर न्यू टैक्स इम्पोज करने के लिए स्टेट जनरल की मीटिंग 5 मई 1789 को लुई 16 ने बुलाई। Members of third estate demanded person wise voting instead of स्टेट वाइज वोटिंग। देखिए क्या होता था, स्टेट जनरल में हमेशा स्टेट वाइज वोटिंग होती थी, यानी हर स्टेट को एक ही वोट करने का राइट था, जबकि थर्ड स्टेट के मेंबर्स इस बार डिमांड कर रहे थे कि पर्सन वाइज वोटिंग होनी चाहिए, जैसा कि डेमोक्रेसी में होता है, हर पर्सन को वोट देने की पावर होती है। देन किंग रिजेक्टेड द डिमांड ऑफ थर्ड स्टेट। किंग ने क्या किया, जो थर्ड स्टेट की डिमांड थी उसको रिजेक्ट कर दिया। देन मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट वॉकड आउट ऑफ द असेंबली इन प्रोटेस्ट, और उन्होंने इसके खिलाफ, जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स थे उन्होंने इसके खिलाफ जो असेंबली से वॉकआउट कर दिया। फिर इसके बाद ऑन 20 जून 1789 दे गैदर्ड इन द हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ वर्साई एंड कॉल्ड देम सेल्व्स एज नेशनल असेंबली। देखिए फिर 20 जून 1789 को वो वापस से वर्साई के महल में जो टेनिस कोर्ट था वहाँ पर वो इकट्ठा हुए और उन्होंने खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर लिया, यानी उन्होंने अपने ग्रुप का नाम नेशनल असेंबली रख लिया। दे डिमांडेड टू curtail द पावर ऑफ किंग, और वो इस बात की डिमांड करने लगे कि अब राजा की शक्तियों को कम किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मीनवाइल द बैड हार्वेस्ट इन द कंट्री साइड लेड टू द rioting for bread at many places in Paris। देखिए इसी दौरान क्या हुआ, फसल खराब हो गई थी, जिसके कारण क्या हुआ, ब्रेड की जो कॉस्ट थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसलिए क्या हुआ, रॉयटिंग होने लग गई, लड़ाई झगड़ा होने लग गया, पूरे पेरिस में बहुत सारे जगहों पर झगड़ा होना शुरू हो गया। देन किंग ऑर्डर्ड ट्रूप्स टू मूव इन पेरिस विच एंगर्ड द नेटिव्स and they destroyed the fort of Bastille on 14 जुलाई 1789। और इधर जो कुछ ऐसी रूमर्स भी थे कि किंग ने ऑर्डर दे दिया ट्रूप्स को कि वो जाएं और लोगों पर जो है अटैक कर दें। इस रूमर के कारण पेरिस में जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा एंगर हो गए, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, और इस कारण से उन्होंने जो बास्तील फोर्ट था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। कब? ऑन 14 जुलाई 1789 को। Now we'll move on question answer section. So the first question is, who was the king of France in 1789? अभी तो मैंने बहुत बार इसको बताया भी आपको। Louis XVI was the king of France in 1789. Then second question is, why was the meeting of a state general called? State general की meeting को क्यों बुलाया गया? On 5th May 1789, Louis XVI called together the meeting of states general to impose न्यू टैक्स, यानी नए टैक्स को इम्पोज करने के लिए, बढ़ाने के लिए लुई 16 ने इस मीटिंग को कॉल किया था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट डिक्लेयर देमसेल्व्स? थर्ड स्टेट के लोगों ने अपने आप को क्या डिक्लेयर किया? द मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स एज नेशनल असेंबली। जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स थे उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया। देन फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाई डिड पीपल डिस्ट्रॉय द फोर्ट ऑफ बास्तील? देखिए बास्तील के किले को क्यों डिस्ट्रॉय किया गया? सो आंसर इज ड्यू टू सम रूमर्स ऑफ एन अटैक ऑन द पब्लिक बाय द किंग्स आर्मी, द पीपल डिस्ट्रॉयड द फोर्ट ऑफ बास्तील ऑन 14 जुलाई 1789। देखिए कुछ रूमर्स फैल गए थे कि जो किंग की आर्मी है वो पब्लिक पर अटैक करने वाली है, इस कारण से लोगों ने गुस्से में बास्तील के फोर्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया 14 जुलाई 1789। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट वाज द डिमांड ऑफ थर्ड स्टेट? How does this demand relate to present social and political conditions? देखिए जो ये बताना है कि इसमें कि थर्ड स्टेट के लोगों की डिमांड क्या थी।
और किस तरह से ये डिमांड प्रेजेंट सोशल और पॉलिटिकल कंडीशन से मेल खाती है। देखिए इसका आंसर ये हो सकता है, इन माय सजेशन द पीपल ऑफ थर्ड एस्टेट डिमांडेड पर्सन वाइज वोटिंग। वो पर्सन वाइज वोटिंग की डिमांड कर रहे थे। दिस डिमांड इज रिलेटेड टू प्रेजेंट सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस इन सच अ वे दैट इन अ डेमोक्रेसी ऑल द पीपल हैव द राइट टू वोट एंड द वोट वैल्यू ऑफ ऑल इज़ द सेम। देखिए कैसे इससे रिलेट करती है आजकल से कंडीशन से, क्योंकि आजकल सभी कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में सभी लोगों को वोट देने की पावर होती है, वोट देने का राइट होता है और सभी के वोट की वैल्यू इक्वल होती है। तो इस तरह से ये डिमांड उन्होंने थर्ड एस्टेट के लोगों ने उस समय लुई 16 से की थी। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और बहुत ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ। ऑनलाइन ही सही, पढ़ते जरूर रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क। एंड जब भी पॉसिबल हो, जब भी अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन हो, आप इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।